हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ। अब इस वीडियो का जो रेफरेंस है हमारा वो डिसिप्लिन के साथ है। जैसे हमने पहली वीडियो डिसिप्लिन मीनिंग टाइप्स उसके साथ रिलेटेड की थी। सेकंड हमने की थी कोर आइडियाज ऑफ डेवलपिंग डिसिप्लिन्स, और उसी ही सीक्वेंस में हमारी थर्ड जो है डिसिप्लिन की अप्रोच है, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन। तो जिस तरीके से हमने डिसिप्लिन को समझा कि किस तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिसिप्लिन्स हमारे होते हैं, किस किस तरीके से उनके ऊपर अलग अलग पर्सपेक्टिव का जो है प्रभाव होता है, जिससे नए डिसिप्लिन्स एमर्ज होते हैं। और अब हम नेक्स्ट जो करेंगे इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है? देखिए, एक डिसिप्लिन के साथ दूसरा डिसिप्लिन मिलना, तो बहुत आज के टाइम में मॉडर्न करिकुलम में इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमने अपना करिकुलम भी इसके ऊपर बेस्ड जो है वो किया है। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में का मतलब क्या है कि एक डिसिप्लिन जो है उसको दूसरे डिसिप्लिन में हम अलग अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स के, हम उसको इंक्लूड करें। अब ये किस तरीके से है? एक तरह से आप ये मान के चलिए कि इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, जैसे हम स्मूदी खाते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के फ्लेवर होते हैं, बट हम जो है वो मिक्स इतनी जैसे हम ये कह सकते हैं कि अच्छे से होती है, ब्लेंड इतने अच्छे से होती है कि हमें ओरिजिनल उसका नहीं पता चलता अभी कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ से ये कौन से फ्रूट से इसको हमने लिया है। तो एक तरह से इट्स अ ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिसिप्लिन्स, जो कि एक तरह से सारे के सारे जो हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, और ओरिजिनल फ्लेवर जो है वो कुछ डिफरेंट तौर पर हमारे सामने लेकर आते हैं। यानी कि एक नया जो है अप्रोच सामने आता है। और इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, बहुत सारी तरह से हमें सीखने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लिए, जो हमें आज के टाइम के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए इस अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के टाइम में स्टूडेंट्स की इफेक्टिव फ्यूचर जो लर्निंग है वो इसी के ऊपर बेस्ड होती जा रही है। और ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कि जिसको हम आगे लेकर चलते हैं। और आज जितना भी करिकुलम हम बना रहे हैं, आज जिस कंटेक्स्ट में आपको मैं बताने भी जा रही हूँ, interdisciplinary approach to education. Education is also one of the interdisciplinary approach. तो इसमें सबसे पहले इसके मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी क्या है? सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी इट्स रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन्स इनटू वन। कि एक तरह से हमने दो डिसिप्लिन्स, तीन डिसिप्लिन्स को इकट्ठा किया और एक डिसिप्लिन जो है उसको बनाना शुरू किया। अब इसमें जैसे आप ये मान के चलिए, साइंसेस मेजर स्ट्रीम है, तो साइंसेस के अंदर बहुत सारे जो है वो सब डिसिप्लिन्स आ जाते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये तो हो गए सेपरेट डिसिप्लिन्स। अब इनमें से हमने जो साइंसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स को इसके सामने रखा है, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं, और उनमें से जब हम एक बना देते हैं, अब एक जैसे कि साइंसेस में केमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री हो गई, तो वो एक नया डिसिप्लिन हमारे सामने आया, और वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का जो है वो रिजल्ट है। अब जैसे हम ये कहें, हमने इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं कि एक तरह से हमारे समाज की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम एक डिसिप्लिन के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपना कंटेंट दूसरे डिसिप्लिन से भी लेना पड़ता है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहीं से कोई मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए जो इंटरेक्शन एक या दो डिसिप्लिन्स के बीच में होती है उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। कि मान लीजिए मुझे ज़रूरत है, मैं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, और उसमें मुझे स्पेसिफिक जो है हिस्ट्री से कुछ कंटेंट लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक दूसरे डिसिप्लिन से अपना कंटेंट जो है वो लिया है, और क्या चीज़ को फॉलो किया है? इंटर डिसिप्लिन को। अब इंटर डिसिप्लिन एक तरह से आप मान के चलिए कॉपरेशन है, कि डिफरेंट डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं उनके सब्जेक्ट्स के साथ जो हमारे जो कॉमन एंड को एक तरह से हम ये मान के चले उसको अचीव करने में हमें हेल्प करते हैं, उनकी एसोसिएशन से, उनकी इमर्जेंस से, और नई एडवांसमेंट जो नॉलेज हमारे सामने आती है उसके लिए।
अब देखिए इसमें हम साइंसेस की कोई भी इनोवेशन होती है और उसको अगर हम सोशल साइंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सोशल साइंसेस के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। यानी कि प्रॉब्लम एक ही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जरिए भी सीख सकते हैं। अब इसमें दूसरा क्या है कि कंटेंट जो है, इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, उसके अंदर एक तरह से हम ये कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम कनेक्शंस बनाते हैं। किस तरह के कनेक्शंस बनाते हैं कि डिसिप्लिन्स का दूसरे के साथ कोरिलेशन किस तरीके से, जो ओवरऑल लर्निंग को इम्प्रूव करता है। स्टूडेंट्स ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा टाइमली या लेस फ्रेगमेंटेड हिस्से जो हैं उनमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस के इंक्लूड करते हैं। और दूसरी बात, इसका जितना भी सारा कंटेंट है वो क्वेश्चंस के अराउंड, थीम्स के अराउंड, प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्ट्स, इनके इर्द-गिर्द जो है वो घूमता है। और एक तरह से हमारे जितने भी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको एक तरह से प्रूव करता है, ऑथेंटिक बनाता है, सही बनाता है। और उसके साथ-साथ इसमें जो हम करिकुलम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रियल लाइफ में हमारी मतलब अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, और स्टूडेंट्स जो हैं इनके नेचुरल और लॉजिकल जो है वो कनेक्शंस बनाने में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि एक तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा इसके कंसर्न में जो है वो सक्सेसफुल होता है। और दूसरी बात, एक तरह से ये होलिस्टिक अप्रोच है। वेस्टर्न थॉट से हमने प्लेटो के आइडियल्स ऑफ यूनिट से यहाँ पर हम उसने कहा था कि यूनिटी एज द हाईएस्ट गुड इन ऑल द थिंग्स। तो कहता है कि जो इंटरडिसिप्लिनरिटी है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ एक थीम, एक फोकस जो है उसको सामने रख रही है। एक तरह से इट्स अ वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द नॉलेज, हाउ लाइफ स्किल्स इन अकॉर्डिंग विद द स्ट्रेटजी, या अगर हम ये कहें प्रोग्रेशन जो है एक सिंगल डिसिप्लिन की, बल्कि सेवरल डिसिप्लिन्स को हम इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। अभी धीरे-धीरे मैं आपको इसको एग्जांपल्स के ज़रिए भी समझाऊँगी कि हम अपना कंटेंट क्लियर करने के लिए हम नए-नए जो डिसिप्लिन्स इमर्ज हो रहे हैं, उसके साथ इसकी रेलेवेंस बनाने के लिए अलग-अलग डिसिप्लिन से अपना कंटेंट लेते हैं। तो वो जो कंटेंट हम ले रहे हैं, इसका मतलब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको हम कंबाइन करते हैं। ठीक है जी? इसमें हम डेफिनेशंस जो हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की करेंगे। तो हेदी जैकब्स हैं जिसने सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बात करी। तो क्या डिफाइन करते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग जो है, इट्स अ नॉलेज व्यू एंड करिकुलम अप्रोच। एक तरह से नॉलेज के ऊपर जो है वो बेस्ड है, जो कॉन्शियसली मेथोडोलॉजीज को, लैंग्वेजेस को, यानी कि एक डिसिप्लिन की बजाय ज्यादा डिसिप्लिन में इस्तेमाल करती है। किस चीज के लिए? एक सेंट्रल थीम, एक पर्टिकुलर इशू, एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, उसको चेक करने के लिए। तो यानी कि हम एक तरह से मान के चलें कि एक डिसिप्लिन हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम किसी से कुछ कंटेंट लेकर जो है एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। देन कीथ बार्टो और लिन स्मिथ जो है वो क्या सुजेस्ट करते हैं कि जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है, इट्स स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द अर्ली ग्रेड्स। यानी कि अगर हम जब हमारे अर्ली ग्रेड्स हैं, मान लीजिए नर्सरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इवन सेवन्थ, एट्थ तक अगर हम बात करते हैं, तो अर्ली ग्रेड्स में बहुत कामयाब है, क्योंकि ये ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस देती है। ये सिर्फ एक कंटेंट एरिया में नहीं, बल्कि रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। उसको डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस देती है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस तरीके से अपनी लर्निंग को जो है वो डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। देन बर्टन और स्मिथ क्या कहते हैं कि जो इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट्स हैं, ये टीचर्स को क्लासरूम में, यानी कि अगर हम ये कहें मोर एफिशिएंटली, उन प्रॉब्लम्स को, कंटेंट को इन डेप्थ जो है वो स्टडी करते हैं, और जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है जो उसको मिलती है, उसके साथ जो है उनका रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करते हैं। यानी कि किस तरीके से ये जो सिस्टम है वो सेट आता है। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि हम किस तरीके से जो पर्टिकुलर नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, और दूसरी बात उसकी इन डेप्थ स्टडी जो कर रहे हैं, उसका इसके ऊपर काफ़ी जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। फर्दर है फर्दर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन।
अब ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम पढ़ एजुकेशन में रहे हैं, बिकॉज हम बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमें इसको एजुकेशन के दायरे में समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और इंडिपेंडेंट जो है वो स्टडी ऑफ डिसिप्लिन आज हमारे सामने है। अगर हम देखें तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का नतीजा है जो आज एजुकेशन का कंटेंट हमारे सामने है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है कि फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और एक डिसिप्लिन से नहीं बल्कि बहुत सारे डिसिप्लिन में हमारे क्वेश्चंस के आंसर है। अब देखिए हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, जैसे अभी नेक्स्ट इसके अंदर है कि क्वेश्चन कौन सा, व्हाई टू टीच, कौन इसका आंसर देगा, दैट विल बी अ फिलोसोफर, और यू कैन से वी गेट द नॉलेज फ्रॉम द फिलॉसफी। अब फिलॉसफी किससे डील कर रही है, रियलिटी ऑफ लाइफ, आइडियल्स ऑफ लाइफ के साथ। और इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी को हम किस तरीके से मान के चलते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पर क्यों इसका रेफरेंस दिया, दैट इज हाईएस्ट डिग्री गिवन इज पीएचडी। पीएचडी क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है। तो जैसे हम कहते हैं पर्सन डॉक्टर बन गया, तो वो फिलॉसफी क्यों कंसिडर किया, बिकॉज इट गिव्स अस ऑल द आंसर्स, और फिलॉसफी इज मदर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड ऑल साइंसेस। तो इसमें जो रिसर्चर है अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज करता है, सच को जानने की कोशिश करता है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है। तो फिलॉसफी इन फाइंडिंग्स को वेरीफाई करती है, इवन क्रिटिसाइज भी करती है, और एक तरह से हम ये मान के चलें कि मदर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड ऑल साइंसेस है। तीसरी बात इसके अंदर क्या आ रही है कि हम क्यों इसको एजुकेशन के अंदर किस तरीके से बात कर रहे हैं, द क्वेश्चन हाउ टू टीच। पहले हमने कहा व्हाई टू टीच, देन हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए। तो ये भी एक तरह की प्रैक्टिकल साइड है एजुकेशन की। अब हम साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर देती है, ठीक है। तो जब साइकोलॉजी के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो साइकोलॉजी क्या है, हमें इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, या रिसर्च है, या मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये हमें इम्पॉर्टेंट जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर रही है। एक तरह से आप ये कहिए कि साइकोलॉजी और पेडागोजी, किस तरीके से हम बच्चे की साइकोलॉजी समझें, कौन सी पेडागोजी इस्तेमाल होगी, तो ये सब चीज़ें हमें दूसरे डिसिप्लिन्स के ज़रिए जो है वो मिलती हैं। नेक्स्ट जो है, देन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज व्हाट टू टीच। अब व्हाट टू टीच जो है वो कंटेंट ऑफ एजुकेशन से है, तो इसका आंसर हमें फिलॉसफी और सोशियोलॉजी भी देते हैं, क्योंकि समाज क्या कहता है हमने पढ़ाना उसके अकॉर्डिंगली। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, वो हमें फिलॉसफी बता रही है। तो इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, दो और दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स जो हैं एक पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लें, एजुकेशनल फिलॉसफी हो गई, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, एजुकेशनल सोशियोलॉजी हो गई। तो ये जितने भी हम इसमें पर्टिकुलर कोर्सेज या सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ये सब मेन थीम एजुकेशन का हिस्सा है, और हमने फिलॉसफी से, इवन साइकोलॉजी से, इवन सोशियोलॉजी, मेजर डिसिप्लिन से हमने इस एजुकेशन को जो है वो लिया है। देन दैट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है कि इट कंबाइंस द एक्सपर्टीज ऑफ टू और मोर डिसिप्लिन जॉइंटली टू एड्रेस एन एरिया ऑफ कॉमन कंसर्न, कि हम इनमें से हमारे जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अलग अलग एक्सपर्टीज के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे अलग अलग तरह की जो रिसर्च होती है, तो उससे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। मान लीजिए जो सोशियोलॉजी में रिसर्च हुई, हमने उसको एजुकेशन में इस्तेमाल किया, और उसी तरीके से अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्टिविटी रिड्यूस होती है, डिपार्टमेंट के अंदर जो हम बायसनेस देखते हैं तो वो भी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है। तो इस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि एक इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, हम डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स को अपना एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, एक सेपरेट डिसिप्लिन को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी लर्निंग जो है वो बहुत एनहांस होती है, हम ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इसके अंदर गेन करते हैं। नेक्स्ट आ रही है इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में वन बाय वन आपको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी कि फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, इसकी खासियत क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। सबसे पहली बात, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ड्रास फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन। देखिए इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे मैंने अगर आपको वार के बारे में बताना है, युद्ध के बारे में बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखेंगे,
कि टू स्टडी अबाउट वार्स दैट हैव अकर्ड, कौन सी घटनाएं हुई युद्ध की उस समय के दौरान। और अगर मैंने इकोनॉमिक्स को देखना है तो इकोनॉमिक कॉजेज को देखूंगी, इफेक्ट्स क्या हैं वॉर के, इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरी चीज ज्योग्राफी को देखें तो कौन से रीजन जो हैं वो एफ्लिक्टेड हुए ईदर इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ, अगर हम कहें नेचुरल एनवायरनमेंट के कंसर्न में हमारी ज्योग्राफी को कैसे इफेक्ट किया। और देन अगर हम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने उस घटना को कैसे बयान किया, उस युद्ध के बारे में किस तरीके से बताया। और अगर हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि कौन से ऐसे राजनीतिक कारण थे या ऐसे राजनीतिक जो विषय थे जिसकी वजह से युद्ध हुआ। तो इट मीन्स कि बहुत सारे डिसिप्लिन ने अपना अपना योगदान दिया एक पर्टिकुलर टॉपिक को बताने में। तो इसलिए क्या हो गया कि जो अलग अलग डिसिप्लिन जो हैं उन्होंने क्या क्रिएट किया, इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग को एनहांस किया। तो इसलिए जो हम इसमें से कंटेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमें कंटेंट जो है हर डिसिप्लिन से हमें इस चीज को वेरिड पर्सपेक्टिव से अलग अलग जो है तरीके से सीखने के लिए हमें जो है वो तैयार कर रहा है कि किस चीज को हम, किस घटना को हम उसके बारे में विचार करने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसका डेफिनेट फोकस जो कि बियॉन्ड है एक सिंगल डिसिप्लिन के। क्यों ऐसा है, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग में फोकस क्या है, एक सिंगल स्फीयर जो है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकता, हमें उसके लिए अलग अलग तरह के अप्रोचेस को इस्तेमाल करना पड़ता है, अलग अलग डिसिप्लिन से कंटेंट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम हेल्थ के टॉपिक को साइंस से जोड़ते हैं, बिल्कुल ठीक। तो अब जो साइंस है इसमें हम, अगर मैं देखूं कि इट इंक्लूड्स द पर्सपेक्टिव फ्रॉम ज्योग्राफी आल्सो। अब ये आप कैसे कहोगे कि ज्योग्राफी से कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही क्लाइमेट में चेंज आया हमारी हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ा। और इकोनॉमिक्स ने क्या बताया कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो रही हैं। अब इकोनॉमिक स्टेटस जिस तरीके का हमारा डिफाइन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी सामने आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन का सहारा लेते हैं। देन जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है, इसका मतलब क्या है कि ये नई अंडरस्टैंडिंग, नए सोल्यूशन जो है, जिस चीज को हम चेक करना चाहते हैं उसके बारे में बता रहा है। और स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के जरिए जो है वो इसको सीखते हैं। किस तरीके से एक चीज दूसरी के साथ इंटरग्रेट कर रही है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो अलग अलग जो है डेलिबरेटिवली या प्रोडक्टिवली इन चीजों को डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन से किसी से नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल्स को हासिल करते हैं। तो एक तरह से प्रोडक्टिव रिलेशनशिप एक चीज का दूसरी चीज के साथ जो है वो अच्छी तरीके से बिल्डअप होता है। अब इसके बाद जो है वो हम क्या चीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज कि हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो क्यों इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात, हम इंटीग्रेटेड करिकुलम बनाने के लिए, क्योंकि हम जितनी भी हमारी एजुकेशनल प्रोसेस है हम इस तरीके से जोड़ें कि जो लर्नर है वो मीनिंगफुल सिचुएशंस में आ सके, वो सही तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये ना हो कि उसके पास किसी चीज के लिए आंसर ही ना हो, जवाब ही ना दे सके। देन हमने जो है एक तरह से ये मान के चले हैं कि जो उसको ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना है जो क्या है, जो उसके अंदर एबिलिटीज, एक बहुत सारे सब्जेक्ट एरियाज में उसकी एबिलिटी आएगी ताकि वो इफेक्टिव इंटीग्रेशन जो है अपने एक्सपीरियंसेस को दे सके, एक से दूसरी चीज का कनेक्शन बन रहा। और दूसरी बात की जो हमारी सोसाइटी है उसकी एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स हैं कि एक टीचर के अंदर सब कुछ होना चाहिए, नॉलेज भी हो, स्किल भी हो, और वो सारी चीजें जो है वो उनकी डिमांड्स को, पब्लिक की डिमांड्स को फुलफिल कर पाए। देन जो क्रिटिकली इवेल्युएट कर सके जो ब्रॉड रेंज ऑफ डिसिप्लिन से अपनी नॉलेज को, ठीक है, कि नॉलेज को कैसे इवेल्युएट करे, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से देखे मुझे उसका कितना कंटेंट आता है, क्यों हमें इस तरह के कंटेंट को पढ़ना जरूरी है ताकि हम सोसाइटी में बढ़िया तरीके से जो है वो एडजस्ट हो सके।
देन कि हमने इंटरडिसिप्लिनरी इंक्वायरी के ज़रिए जो है बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग या अलग-अलग एबिलिटीज़ के लिए जो है वो उसको तैयार करना है। इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। हम एक ही डिसिप्लिन के तक फिक्स नहीं रह सकते, वो सारी नॉलेज जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता। देन फर्दर हम इसकी एडवांटेजेस जो हैं और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की क्या हैं, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले किस चीज़ में बदलाव आएगा? पर्सपेक्टिव टेकिंग टेक्निक्स में, कि हम क्या है मल्टीपल व्यू पॉइंट से सोचना शुरू कर देते हैं। हम एप्रिसिएशन जो है अलग-अलग डिसिप्लिन्स के कंसर्न में बनानी शुरू कर सकते हैं, खास करके कि हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम के कितने एंगल हो सकते हैं। अब ये सारी जितनी भी एडवांटेजेस हैं जो इस पेज के ऊपर है, दैट हैज बीन गिवन बाय एलन रैप्को, जो डायरेक्टर थे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। तो जिन्होंने 4 कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं उसको बताया कि ये इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के ज़रिए जो है वो आती हैं, और इनमें सबसे पहले पर्सपेक्टिव टेकिंग टेक्निक और दूसरी जो है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल नॉलेज। अब इसमें वो कहते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्या रिक्वायर देती है? डिक्लेरेटिव या प्रोसीजरल नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। प्रोसीजरल मतलब एक सिस्टमैटिक वे से चलनी चाहिए। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो प्रॉब्लम के साथ जुड़ी है, और प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन कि जिस प्रोसेस को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके साथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ों में एनहेंसमेंट होता है। एक तरह से हमारी नॉलेज जो है वो स्ट्रक्चर के तौर पर जो है वो बाहर आती है। देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इनसाइट्स, क्या मतलब है कि जो वैरायटी ऑफ आइडियाज है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से हम ले रहे हैं, इनको हम इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ना कि हम एक सिंगल अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके लिए क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम अल्टरनेटिव डिफरेंट डिसिप्लिन्स को जो है वो एनकरेज करवाते हैं कि उनके नज़रिए से आप इस चीज़ को देखो, ताकि आपकी दूरदर्शिता जो है वो उसको एनहेंस एनरिच किया जा सके। कॉन्फ्लिक्ट्स कम पैदा हो आपके, क्योंकि जब आप मल्टीपल व्यू से किसी चीज़ को देखते हो तो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन देखते हुए भी बहुत बातों को ध्यान में रखते हो। तो इसीलिए हम स्टक नहीं हो जाते कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। देन इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या किस चीज़ को इंक्रीज कर रही है? होलिस्टिक थिंकिंग को, यानी कि हम चौतरफी सोचते हैं, चारों तरफ से सोचते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं, जैसे हम क्रिएटिविटी है, क्रिटिकली सोचते हैं, सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है, सिंथेसिस होता है, इवेल्युएशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके नज़रिए से हम सीखते हैं। देन फर्दर जो एडवांटेजेस हैं दैट इज इससे और क्या बेनिफिट होता है? मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज में? इम्प्लीमेंटेशन पावर, मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे इससे क्या नॉलेज रिसीव करते हैं कि उनको लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये उसको डिफरेंट वे से लर्निंग को सीखने के लिए तैयार करते हैं। एक तरह से आप ये मान के चलिए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इवन इन रिसर्च टॉपिक्स भी जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इससे हम कम्युनिकेशन गैप को है उसको भी दूर कर सकते हैं। देन है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए, जब हम इस अप्रोच की बात करते हैं तो ये क्या किस चीज़ को एनकरेज करती है? कोलैबोरेशन को, टीम वर्क को, जो कि हमारी लाइफ स्किल्स के ज़रूरी, अपने आप की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाते हैं जब ग्रुप्स में काम करते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्रिएटिव तरीके से वो उन चीज़ों को बाहर लेकर आते हैं। देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर जब हम इस पर्टिकुलर अप्रोच के ज़रिए चलते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स के अंदर आती हैं, जिससे उनको बेनिफिट होता है। स्कूल की चारदीवारी से हम बियॉन्ड सोच सकते हैं। वही बात है कि अगर डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं तो एक दीवार को तो हमने फांदा कि हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर चले गए। तो उसी तरीके से स्कूल की चारदीवारी के नहीं, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी लर्निंग हो सकती है, और क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के ज़रिए पढ़ते हैं तो हम इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो यंग लर्नर है यूनिक कनेक्शन डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज में बना सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स हैं जो इस अप्रोच को मतलब हार्नेस करते हैं, ग्रेटर जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से जो इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव है प्रोफेशनल्स को भी अलाउ करता है कि इसके इफेक्ट को आउटसाइड जो है वो इन फील्ड ऑफ वॉल से बाहर किस दायरे में वो
सोच कर चलते हैं। अब जहां हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस भी आल्सो, क्योंकि एक तरह से हमें बेनिफिट है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं। तो प्रॉब्लम्स किस तरीके से हम फेस करते हैं कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ये क्या करती है, एक तरह से पावरफुल हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो हावी होने की वजह से जो फर्दर जो मेजर डिसिप्लिन है वो कहीं खो जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्क ऑफ वीकर क्रिटिकल डिसिप्लिन यानी कि एक तरह से डिसॉल्व हो जाता है। जो मेजर डिसिप्लिन है, जैसे हमने स्मूदी की बात करी थी, तो ओरिजिनल फ्लेवर नहीं रहता, तो ओरिजिनल कई बार हम भूल जाते हैं, वो कहीं पीछे ही चला जाता है। और फर्दर जो डिसिप्लिन है वो ज़्यादा मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ज़्यादा सोसाइटी में जो पर्टिकुलर अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? आपने देखा होगा कि प्रीवियस जो डिसिप्लिन्स हम इस्तेमाल करते थे, उन डिसिप्लिन्स को हमने कई बार अगर हम देखें तो उसको हमने छोड़ना शुरू कर दिया और नए-नए आजकल के ज़माने के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने इंक्लूड करना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि मेजर डिसिप्लिन जो है वो कहीं पीछे ही चला गया। दूसरी बात जो है ये नैरो जो है, अगर हम कहीं वाइडनिंग पर्सपेक्टिव को बनाते हैं, कई बार नैरो भी बना देता है, क्योंकि हम इसमें एक डिसिप्लिन को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सीरियस जो है स्कॉलरशिप या साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाती है। फर्दर प्रैक्टिकल डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम क्या क्या करते हैं, टू क्रिएटिंग अ यूनिफाइड डिसिप्लिन दैट इज ऑल एनकम्पासिंग कैन लीड टू बजटरी रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, जब हम एक डिसिप्लिन की दूसरे डिसिप्लिन में चीज़ों को लेकर आते हैं, तो बजट साथ में काम करता है। कई बार हम डिपार्टमेंट वाइज़ अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम इतने एक्सपर्ट्स को नहीं बुला सकते या उन पर्टिकुलर कंटेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते। और कई बार ये पर्टिकुलर जो डिसिप्लिन है, अगर टीचर नहीं है तो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर उसको पर्टिकुलर जो जैसे-जैसे टाइम बदलता गया, मान लीजिए कि वहाँ पर प्रोफ़ेसर्स रिटायर होते गए, रिसर्च सेंटर्स बंद होते शुरू हो गए, तो डिसिप्लिन भी खत्म हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल जो है वो ये डिसएडवांटेजेस भी है कि फील्ड को चलाने के लिए उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। Then it will lead to experts from different but closely related fields having to compete for resources in universities. कई बार क्या होता है कि हम जिस डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, अभी मैंने कहा कि एक्सपर्ट टीचर मान लीजिए नहीं है या एक्सपर्ट प्रोफेसर आपके पास नहीं है, तो हमें डिफरेंट बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे। नो डाउट बजटरी प्रॉब्लम आएगी, बट दूसरी बात कि कई बार हमारे पास उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो भी वो पीछे रह जाते हैं। देन एकेडमिक सिस्टम जो है, यानी कि अगर हम कहें उसमें स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक मेजर्स एज डिसिप्लिन जो है, इंटीग्रेशन हम अगर करते हैं तो कई बार डिसरप्शंस हो जाती हैं। कई बार ट्रेडिशनल फील्ड जो है वो अपनी ओरिजिनल चीज़ों को खो देते हैं, इसलिए भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो डिफरेंट डिफरेंट अगर हम कहें कि मेथोडोलॉजीज़ हैं या इंटीग्रेटेड रिसर्च को हम अपनी पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, तो समटाइम्स ये चैलेंजिंग हो जाता है, कई बार वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती हैं। देन ये बहुत ज़्यादा मेटा थ्योरेटिकल है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाता, ओरिजिनल पर्पस जो इसका होता है वो फुलफिल नहीं कर पाता, बिकॉज़ जब हम बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ चलते हैं, तो हम मेजर चीज़ को भूल जाते हैं। मेजर डिसिप्लिन जो है वो कहीं पीछे ही रह जाता है। दूसरी बात, इसको पूरा करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए अगर हम इस अप्रोच के ज़रिए काम करवाते हैं। पर्सनैलिटी इश्यूज़ भी आते हैं। देखिए, फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। कई बार हम कंटेंट जिसको हम तैयार कर रहे हैं, तो कई बार हमें अगर मैं ये कहूँ कि पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फैकल्टी कई बार एक्सेप्ट नहीं करती है उन चीज़ों को। किस तरीके से हम इनमें कई बार टीचर्स जो हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स के ज़रिए हम उनको फिट कर देते हैं और कई बार एक के विचार दूसरे के विचार से पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली मैच ही नहीं करते। तो इट मीन्स कि जहाँ पर हम टीम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वहाँ पर बहुत सारे अगर हम पॉइंट्स के ज़रिए डिस्कस करें तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कई बार प्रिंसिपल को बीच में जो है वो इंटरफियर करना पड़ता है, तो इसीलिए जब हम दूसरे डिसिप्लिन के देखिए विद इन द सिस्टम, विद इन द स्कूल, विद इन द डिपार्टमेंट टीचर्स आपस में पर्सनैलिटी इश्यूज रखते हैं। देन बहुत सारे सिस्टम में कई बार ऐसा भी होता है, सम टीचर्स आर लेफ्ट आउट।
क्यों लेफ्ट आउट की मैंने यहाँ पर बात करी है कि जब कई बार कुछ अलग-अलग डिसिप्लिन्स को कंबाइन करके किसी काम को करने के लिए कहा जाता है, तो जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं, जैसे अगर हम बात करें साइंस है, आर्ट्स है, ठीक है? सोशल साइंसेज़ है, तो मेजर मेजर सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं उनको ले लिया जाता है। मान लीजिए फिज़िकल हैं, जो फाइन आर्ट्स के टीचर्स हैं या मतलब और जो जिनकी सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के तौर पर हैं, उन टीचर्स के बारे में इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिक्कत भी आती है कि कई बार ये सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। कोर टीचर जो है उनको इम्पोर्टेंस और जो कोर टीचर्स नहीं हैं, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती। इसीलिए वो आइसोलेशन में रह जाते हैं, कई बार ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के कंसर्न में भी। तो इसीलिए डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। देन कन्फ्यूज़न अबाउट इंटीग्रेशन भी रहता है। किस तरीके से कन्फ्यूज़न होता है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं, अगर मैं कहूँ बहुत बढ़िया तरीके से बेटर हाइली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट जो है, जहाँ पर रेपिटिशन है, फ़ैमिलियरिटी है, वो सब चीज़ें हैं और कुछ लोग कन्फ्यूज़्ड रहते हैं डिफरेंट ओपिनियन से कि अपनी इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम के अंदर, अपनी टीम के अंदर क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई किसी एंगल से सोचता है, कोई किसी एंगल से सोचता है, तो इसीलिए कई बार आइडियाज़ इंटीग्रेट जो है वो नहीं हो पाते। देन हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इन ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एबिलिटी कि अगर हम कहते हैं डिसिप्लिन्स को अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स को ग्रुप करने में उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि किसको लें किसको नहीं। देन टाइम और बजट तो ऑटोमेटिकल रिक्वायर्ड ही है कि टीचर की ट्रेनिंग के लिए और अगर वो ट्रेन टीचर होगा तो ही इसी तरीके से पढ़ा सकता है। देन प्रॉब्लम इन obtaining सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कि हमें जो है सेंट्रल जो सिस्टम है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कई बार उससे हेल्प भी नहीं मिल पाती। कई बार कम्युनिटी की हमें बहुत ज़रूरत होती है उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन्स को बट समटाइम्स उनकी डिमांड ही नहीं है तो वो चीज़ फुलफिल नहीं हो सकती। देन अगर हम ये देखें कि यहाँ पर बिल्डिंग डिज़ाइन या इनहैबिट डिवीज़न या क्लासरूम सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो कई बार क्लासरूम वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उस अकॉर्डिंगली जो है बच्चों की हैबिट क्लासरूम के अंदर फॉर्म नहीं कर पाते या उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को इसके अंदर दिक्कत आती है। इट मीन्स बहुत सारी जो चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं बट बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होंगी क्योंकि अगर हम टीम टीचिंग भी करते हैं तो ग्रुप की कोऑर्डिनेशन चाहिए और समटाइम्स ग्रुप की कोऑर्डिनेशन जो भी है नहीं मिल पाती। फर्दर मैं आपको इसको एक एग्जांपल के ज़रिए जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच स्कूल सब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहती हूँ। यहाँ मैंने एक एग्जांपल इस तरीके से ली है कि एक टॉपिक लिया है माइग्रेशन, ठीक है? तो माइग्रेशन में 9th और 10th क्लास में ऑलमोस्ट ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के ज़रिए आप पढ़ते हो। तो अब माइग्रेशन जो है वो अपना कंटेंट कहाँ-कहाँ से ले रहा है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कितने डिसिप्लिन्स को हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे देखिए हिस्ट्री में क्या चीज़ पढ़ेंगे, टॉपिक सेम ही रहेगा बट कॉमन थीम है बट उसके अंदर हम अलग-अलग जो है पर्सपेक्टिव के ज़रिए इसको देखेंगे। देखिए हिस्ट्री है तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स माइग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे विल एक्सप्लोर द ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन इन डिफरेंट एरास कौन कौन से युग में माइग्रेशन किस तरीके से हुआ और डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में ये किस तरीके से आया। फर्दर ज्योग्राफी में देखें तो स्टूडेंट विल एक्सप्लोर द पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन किस तरीके से होती है, ठीक है? क्या है माइग्रेशन के रीजन एक जगह से दूसरी जगह जब हम शिफ्ट होते हैं चाहे विद इन द कंट्री शिफ्ट हो विद इन आउटसाइड द कंट्री भी। टाइप्स कितनी है माइग्रेशन की, अपनी कंट्री के अंदर कंट्री से बाहर माइग्रेशन होती है लोग जाते हैं दूसरी जगह पर रहते हैं। जैसे आज के टाइम में इंडियंस जो हैं वो कनाडा बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो एक तरह से इस पैटर्न्स को हम यहाँ भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हम किस तरीके से देखते हैं कि हाउ माइग्रेशन हैज़ अफेक्टेड लाइवलीहुड कि माइग्रेशन ने हमारे जीवन यापन को हमारी पॉपुलेशन को किस तरीके से अफेक्ट किया कि हमारी कंट्रीज जहाँ पर माइग्रेंट्स जाकर सेटल हुए उनमें किस तरह से चेंज आया और जहाँ से वो गए हैं उसमें क्या बदलाव आया। जैसे मैं अब ये एग्जांपल दे ही रही थी आपको कि जो हमारे इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं तो मैक्सिमम मान लीजिए अगर हम ये मान के चलते हैं पंजाब से बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो
कनाडा में शिफ्ट हो रहा है, तो माइग्रेट हो रहा है। एक तरह से उसकी वजह से वहाँ के लोगों का कनाडा के लोगों का जो है जीवन किस तरीके से चल रहा है, वहाँ पर उनकी लाइवलीहुड के ऊपर, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो हमारी कंट्री से बाहर जा रहे हैं स्पेशली फ्रॉम पंजाब, तो वो यहाँ पर किस तरीके से उसमें बदलाव आ रहा है, किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं माइग्रेशन हमारी कंट्री पे। देन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो माइग्रेशन क्या पढ़ेंगे माइग्रेशन के बारे में, कि वी कैन लर्न अबाउट द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हम साइंस में पढ़ते हैं डिटेल में इन चीज़ों को, तो स्टडी पैटर्न्स जो है वो माइग्रेशन के क्या होंगे, स्टूडेंट्स जो है सिमिलैरिटीज और डिफरेंस एनिमल्स में और ह्यूमन माइग्रेशन में कर सकते हैं, तो इट मीन्स वो साइंस के जरिए इसको पढ़ सकते हैं। देन लिटरेचर में कैसे पढ़ेंगे, हाउ माइग्रेशन हैव इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज ऑफ माइग्रेंट्स। देखिए जो माइग्रेंट्स जो आते हैं उनकी और लोकल लोगों की जो लैंग्वेज होती है उसका क्या इफेक्ट है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर माइग्रेशन का लैंग्वेज, पारसीज की लैंग्वेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो इस तरीके से माइग्रेशन जो है यानी कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है लिटरेचर को, लैंग्वेज को, अगर हम इसको देखते हैं। फर्दर अगर हम पॉलिटिकल साइंस जो है ये भी देखिए एक डिसिप्लिन है, तो उसमें स्टूडेंट्स कैसे रिसर्च करेंगे कि हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट माइग्रेशन, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कौन सी नेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पर्टिकुलर जैसे हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन हो रही है, कौन से रीजंस हैं कि माइग्रेंट्स के साथ ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है। एक तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल जो आपके सामने दी है, इसका मेन मकसद क्या है कि आप स्कूल सब्जेक्ट्स में हम इसको पर्टिकुलर देखते हैं तो उसके ऊपर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इफेक्ट कैसे पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो मैं अब आपसे डिस्कस करी हैं, ये एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के जो प्रिंसिपल्स थे कि हमने इंश्योर करना है, लर्निंग को शिफ्ट करना है, रूट मेमोरी को ख़त्म करना है, ठीक है, करिकुलम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए क्लासरूम लाइफ के साथ, पब्लिक लाइफ के साथ, और आइडेंटिटी या केयरिंग कंसर्न्स जो हैं और डेमोक्रेटिक पॉलिटी के साथ। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें अगर हम करिकुलम के अंदर डिमांड कर रहे हैं, तो हमें अपने कंटेंट के लिए फर्दर डिसिप्लिन्स में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि करिकुलम जो है वो करिकुलम जो है हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और करिकुलम के अंदर हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स को जो है वो हम ऐड करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी, और यहाँ पर मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ इस बात से कि जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, डिफरेंट नॉलेज, एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स के बारे में, सब्जेक्ट ग्रुप्स के बारे में बताती है, और कैसे हम नई अंडरस्टैंडिंग या इस तरीके से नई नॉलेज जो है डेमोस्ट्रेट कर सकें, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग कर सकें, कंसेप्ट्स को हम इकट्ठा कर सकें, मेथड्स को, कम्युनिकेशन को, और अलग-अलग जो हैं वो हमारे आइडियाज़ एस्टैब्लिश हो सकें डिफरेंट फिनोमिना के साथ, हाउ वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और अलग-अलग क्वेश्चंस जो रेज़ हों तो उसके ज़रिए हम इसको जो है वो कोप अप कर सकें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पर्टिकुलर जो है वो मेरी वीडियो स्पेसिफिक ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग जो है वो समझ आई होगी। Thank you students. If you have any type of query, you can ask me through by clicking on the I button also, and you will get the previous playlist of my videos, and under that particular theme discipline, and further if you want to see my videos on the curriculum, you can check the playlist of the videos. Thank you very much students.